हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों के लिए पता होगा एसएससी, एमटीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर प्रतिदिन कक्षाएं चालू हैं। तो उन्हीं कक्षाओं को जारी करते हुए मैं आप लोगों के सामने आज हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वो है हम लोगों का मुग़ल काल। पिछली कक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर लिया है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बताया है। जैसे मैं एक बार आप लोगों के लिए और बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया है। गुलाम के बाद में खिलजी वंश आता है, खिलजी के बाद में तुगलक वंश आता है, तुगलक के बाद में सैयद वंश आता है और सैयद के बाद में आता है अंतिम वंश हमारा लोधी वंश। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था वो हमारा कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर के द्वारा मार दिया जाता है। और यहीं से जो दिल्ली सल्तनत है उसका खात्मा होता है और एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? मुगल काल। तो मुगल काल की जो स्टार्टिंग होनी है वो बेसिकली 1526 ईस्वी से होनी है और इसका जो संस्थापक माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? बाबर। तो बेसिकली आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है स्पेशली मुगल काल के अंतर्गत वो हमें पढ़ना है बाबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मित्रों मुगल काल। मुगल काल और मुगल काल में स्पेशली जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? बाबर के बारे में। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बाबर रहने वाला है। अब बाबर की अगर टाइम पीरियड की बात कर लें भारत में शासन करने की, तो ये 1526 ईस्वी से भारत में शासन करेगा और कब तक करेगा? जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है और यहीं से क्या होता है कि मुगल वंश पे अगला शासक आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा? इसका पुत्र हुमायूं। 1530 एडी। तो चलिए हम लोग बाबर के बारे में बात करते हैं। तो अगर क्या है हमें किसी के बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी जन्म स्थली पता करनी होती है कि आखिर इसका जन्म कहाँ हुआ था, या फिर ये कौन से समुदाय से संबंध रखता था, या फिर इसके माता या पिता कौन से वंश से संबंधित थे, या फिर ये कहाँ पर निवास करते थे। तो अगर बाबर की बात करें तो जो बाबर का जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी के लिए कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। अगर हम लोग फरगना की बात करें तो वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान देश है, मध्य एशिया सेंट्रल एशिया का जो देश है उज्बेकिस्तान, वही बाबर की क्या है? जन्म स्थली। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? मिर्जा उमर शेख। और इनकी जो माता थी वो कौन हुआ करती थी? माता का नाम था कुतलुग निखार का। अगर हम लोग बात करें इनकी माता और पिता की तो इनके जो पिता हुआ करते थे वो तैमूर के वंशज थे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये तैमूर कौन थे? तो आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि 1398 ईस्वी में सबसे पहले क्या होता है कि जब तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है तो उसी समय क्या होता है भारत पर तैमूर वंश का, तैमूरों का आक्रमण होता है। तो ये वही तैमूर वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बाबर है वो पिता की ओर से किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। और अगर माता की बात करें तो माता की ओर से ये था चंगेज खान का वंशज। अगर चंगेज खान की आप लोगों से बात की जाए तो आपके लिए पता होगा दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश वाले टाइम में क्या हो रहा था कि जो चंगेज खान था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने चालाकी से उसके लिए मैटर के लिए सुलझा दिया था। तो हम लोग अगर बाबर की बात करें, बाबर के बारे में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आखिर जो बाबर था इसका जन्म कब हुआ था। तो अगर जन्म की बात करें तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? फरगना। फरगना में हुआ था। ठीक, वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। और ये उज्बेकिस्तान, ठीक है, वर्तमान में ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। आगे बात कर रहे हैं इनके पिता का नाम। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो बाबर के पिता थे इनका नाम क्या था, तो जो बाबर का पिता था इसका नाम था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा
उमर शेख, मिर्ज़ा इन लोगों की उपाधि हैं। और ये कौन हुआ करते थे? फरगना के अंतर्गत एक छोटा-सा राज्य था, वहाँ के ये शासक हुआ करते थे। तो ये फरगना के कौन थे? शासक। और किसकी ओर से थे? तैमूर के वंशज, तैमूर के वंशज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबर है वो किसका वंशज रहा है? तैमूर का वंशज रहा है। तैमूर कौन था? जो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के समय भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। अगर इसकी माता की बात करें तो इसकी जो माता का नाम है, माता का नाम क्या है? कुतुलुग निकार, कुतुलुग निगार खान। अगर माता की बात करें कि जो इसकी माता है वो किसकी वंशज है, तो जो माता है वो किसकी वंशज रही हैं? तो ये जो इनकी माता है वो रही है चंगेज खां की वंशज, चंगेज खान की वंशज। अब यहाँ से हमें एक बात आसानी से समझ में आ सकती है कि जो बाबर है इसके रगों में दोनों लोगों का खून दौड़ेगा। एक तो किसका? तैमूरों का दौड़ेगा, क्योंकि ये पिता की ओर से कौन सा है? तैमूर वंश का है। और अगर माता की बात करें तो माता की ओर से ये किसका वंशज है? चंगेज खां का वंशज है। आगे अगर हम लोग और बात करें कि इसके लिए कौन सी उपाधि सबसे पहले धारण करता है, अगर इसकी उपाधि की बात करें तो इनके जो माता-पिता या इनके राज्य में जाति में जो भी लोग हुआ करते थे, वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन ये क्या करता है? सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करता है। सबसे पहले किसकी उपाधि धारण करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। और ये बादशाह की उपाधि कब धारण करता है? 1507 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुगल शासन के अंतर्गत पहला शासक कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की है? तो ये जो बाबर है वो सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करता है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब आगे अगर बात करें तो जब बाबर 11 साल का होता है तो 11 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि इसके जो पिता हैं समरकंद के शासक, उनका देहांत हो जाता है। अब 11 वर्ष की उम्र में जब इसके पिता का देहांत हो गया है तो सीधी सी बात ये है कि अब जो समरकंद की सत्ता है वो किसके हाथों में आने वाली है? फरगना, फरगना के इसके पिता शासक थे। हाँ, फरगना के शासक थे। तो जब क्या होता है कि 11 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाता है, तो फरगना की जो सत्ता है वो किसके हाथों में आने वाली है? बाबर के हाथों में आने वाली है। तो क्या होता है 8 जून 1494 ईस्वी के लिए जो बाबर है वो फरगना की गद्दी पर बैठता है। एक छोटी सी उम्र में एक छोटा सा ही साम्राज्य है, लेकिन बाबर के लिए बहुत छोटी सी उम्र का है, तो वो साम्राज्य बहुत बड़ा है। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है तो इसका सपना यही रहता है कि मुझे भी क्या है अपने वंशजों की तरह आगे बढ़ना है, तैमूरों के जो वंशज है उसकी तरह आगे बढ़ना है, मुझे भी भारत पर क्या करना है? आक्रमण करना है। तो इसकी दादी और जो नानी हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि तुम कैसे-कैसे करके बहुत बड़े राजा बन सकते हो। तो इसी समय क्या होता है कि जब ये गद्दी पर बैठता है, पहले एक बार ये पॉइंट नोट करा दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो बाबर है वो फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि बाबर है वो फरगना की गद्दी पर कब बैठा है? तो बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा है 8 जून 1494 ईस्वी में। 83 में जन्म हो रहा है, 94 में गद्दी पर बैठ रहा है, इसका मतलब केवल 11 वर्ष का ये अभी हुआ है। आगे अगर आप लोगों से बात की जाए, अब देखो होता क्या है, जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके एक चाचा हुआ करते थे जिनका नाम था मिर्ज़ा अहमद। मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया कि जो बाबर के वंशज हुआ करते थे वो सारे के सारे मिर्ज़ा की उपाधि धारण किया करते थे। तो इसके जो चाचा थे उनका नाम क्या था? अहमद मिर्ज़ा। और इसका एक मामा हुआ करता था जिसका नाम था महमूद खां। तो वो आपस में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। और संधि करने के बाद में षड्यंत्र ये रचते हैं कि जो फरगना है, फरगना से हमें बाबर के लिए क्या करना है? भगा देना है। तो जब इस षड्यंत्र की बात किसके लिए पता चलती है? बाबर के लिए पता लगती है। तो बाबर के लिए वो लोग क्या करते हैं? वहाँ से जो फरगना है वहाँ से भगा देते हैं। अब जब ये फरगना से भाजता है तो क्या करता है कि अपने ही जाति के सैनिकों के लिए इकट्ठा करता है। और सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद में इसके लिए पता लगता है कि जो तैमूर लोग हैं वो पहले से ही किस पर शासन कर रहे हैं? समरकंद पर शासन कर रहे हैं। जो समरकंद वाला प्रांत है वो भी कहाँ पे लगता है वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में ही लगता है।
तो जब ये अपनी छोटी सी एक सेना बनाता है अपनी जाति की ही, और समरकंद में जब पहुँचता है, तो समरकंद में जब पहुँचता है, तो समरकंद में क्या करता है, ये आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद में इसकी जो सेना है वो जो समरकंद है उस पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1496 ईस्वी में जो बाबर है वो अपनी छोटी सी सेना, बहुत छोटी सी टुकड़ी के साथ में, जो तैमूर के जो वंशज शासन कर रहे थे, इसका मतलब ये भी तैमूर का ही वंशज था, इसके जो पूर्वज थे वो शासन कर रहे थे, वहाँ से क्या करता है, उनके लिए सत्ता से अलग कर देता है। हालांकि इसका जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं टिकने वाला है, 8 या 9 महीने शासन करने के बाद में क्या होता है, ये दोबारा से समरकंद की गद्दी से हटा दिया जाता है। अब आगे क्या होता है, अब ये ना तो उधर जाने का है, कहाँ नहीं जाने का है, फरगना वाली साइड में, क्योंकि वहाँ पर जो गद्दी पर है वो कौन बैठे हुए हैं, इसके मामा और चाचा। बाकी अब 8-9 महीने के बाद में क्या है, जो समरकंद की गद्दी है वो भी बाबर के हाथों से फिसल जाती है। अब होता क्या है, 1501 ईस्वी में ये दोबारा से समरकंद की ओर रुख मोड़ता है। तो उस समय वहाँ का जो उज्बेक शासक हुआ करता था समरकंद का, उसका नाम था सैवानी खां। तो ये अब थोड़ी सी अपनी और सेना बढ़ाते हैं और 1501 ईस्वी में पुनः किसके खिलाफ, मोहम्मद सैवानी खां के खिलाफ क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब जब ये आक्रमण करते हैं तो बाबर की सेना जब सामने से आती है, सैवानी खां की जो सेना है वो भी सामने से आती है। इसके बाद में क्या होता है, जो सैवानी खां की सेना है वो लेफ्ट से भी आती है और राइट से भी आती है। बाबर की सेना केवल सामने से है, वो लेफ्ट से भी है, राइट से भी और सामने से। इसका मतलब ये है कि बाबर है वो 1501 ईस्वी में जो सैवानी खां है उससे बहुत बुरी तरीके से क्या होता है, पराजित होता है। इस युद्ध को इतिहास में एक नाम दिया जाता है, इस युद्ध को जो नाम दिया जाता है वो क्या है, दिया सर ए पुल का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा जो सर ए पुल का युद्ध है वो इतिहास में किस किस के मध्य हुआ है, तो 1501 ईस्वी में जो सर ए पुल का युद्ध है वो बाबर और सैवानी खां के मध्य होता है। जिसमें जो सैवानी खां है वो क्या करता है, एक नई नीति का प्रयोग करता है, जिसके लिए हम लोग किस नाम से जानते हैं, तुलुगमा नीति के नाम से जानते हैं। तो बाबर आगे आने वाले समय में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वहाँ पे कौन सी नीति प्रयोग करेगा युद्ध में, तुलुगमा नीति प्रयोग करेगा। लेकिन ये इसने कहाँ से सीखी है, तो इसने सर ए पुल के युद्ध में सैवानी खां से सीखी है। और जब क्या होता है, ये सैवानी खां के हाथों चढ़ता है, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ, तो ये किसी तरह दिमाग में एक विचार लाता है और सैवानी खां से कहता है कि मैं अपनी बहन का जो निकाह है वो तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ, तो मुझे छोड़ दो। तो जो सैवानी खां है वो इसकी बहन से निकाह कर लेता है और बदले में इसके लिए क्या कर देता है, छोड़ देता है। अभी जब छोड़ देता है तो ये उसी वाली साइड में घूमता रहता है और फिर सेना बनाता है। फिर क्या करता है, 1504 और 6 के टाइम पे ये जो काबुल और कांधार वाले प्रांत है इनके लिए जीत लेता है। तो बाबर पहले क्या है, 8 महीने के लिए जीतता है, किसके लिए, समरकंद के लिए। इसके बाद में उज्बेक शासक जो सैवानी खां है इसके हाथों ये पराजित होता है सर ए पुल के युद्ध में। अब 1504 और 6 के आसपास क्या है, ये काबुल और कांधार वाले जो प्रांत है इनके लिए ये जीत लेता है। अब जीत लेता है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो क्या है, समरकंद और फरगना की गद्दी के लिए कब्जा जाना। तो अब होता क्या है कि उस समय ईरान के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था इस्माइल खान। तो इस्माइल खान से ये मदद मांगता है, बाबर इस्माइल खान से मदद मांगता है, कहता है कि मुझे क्या करो, तुम हेल्प करो, मुझे क्या करना है, समरकंद के लिए जीतना है। तो जो इस्माइल खान है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें 2 वर्ग हुआ करते हैं और लोगों में आपसी तनातनी रहती है। एक होते हैं सुन्नी और दूसरे वाले होते हैं सिया। तो वो बाबर से कहता है कि तुम्हें जो सुन्नी धर्म है वो तुम्हें त्यागना है और सिया धर्म के लिए एक्सेप्ट करना है। तो बाबर के सामने बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि उसके हाथ में ना तो समरकंद है और ना ही फरगना है, बल्कि क्या है, काबुल और कांधार छोटे छोटे प्रांत उसके हाथ में है। अब वो जीतना चाहता है तो वो कह देता है बिल्कुल हाँ सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, सुन्नी धर्म के लिए त्याग कर रहा हूँ और सिया धर्म के लिए एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। वो सिया धर्म के लिए क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। आगे क्या होता है, 1511 और 13 के आसपास में ये दोबारा से क्या करते हैं, समरकंद पर आक्रमण करते हैं। और इस समय जो बाबर है वो समरकंद के लिए क्या कर लेता है, समरकंद के जो शासक होते हैं उनके लिए पराजित करने के बाद में समरकंद का अधिकार कर लेता है। अब समरकंद की जब ये विजय कर लेता है तो आगे इसके सामने समस्या ये आती है कि जो इस्माइल खां है उसने इसका युद्ध में साथ दिया है, मतलब सेना दी है। अब वो कहता है कि अब तुम जहाँ जहाँ के शासक हो, काबुल के हो, कांधार के हो और समरकंद के हो, यहाँ की जितनी भी प्रजा है उसके लिए तुम सुन्नी से क्या बनाओगे, शिया बनाओगे।
अब ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि जो राजा है, चलो तो राजा है वो तो धर्म के लिए स्वीकार कर लेगा, लेकिन इतनी सारी जनता है वो कैसे स्वीकार करे। तो जनता क्या होती है, इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। विद्रोह करने का मतलब ये है कि जनता इसके फैसले से क्या रहती है, असंतुष्ट रहती है। जब असंतुष्ट रहती है तो इसके राज्य में क्या होने चालू हो जाते हैं, विद्रोह होने चालू हो जाते हैं। अब इसके सामने फिर से मुश्किल आ जाती है कि अब मुझे क्या करना है, ये जो समरकंद वाला हिस्सा है वो भी मेरे हाथों से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता मुझसे संतुष्ट नहीं है, काबुल और कांधार वाली भी संतुष्ट नहीं है। तो अब ये क्या करता है, भारत की ओर रुख मोड़ता है। तो भारत की ओर जब रुख मोड़ता है तो 1519 ईस्वी में ये क्या करता है, भारत पे बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा की अगर वर्तमान में स्थिति की बात करें तो ये पड़ते हैं पाकिस्तान वाले प्रांत में, मतलब सिंध प्रांत पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और वहाँ पे जो आक्रमण होता है वो इसका सफल होता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो बाबर है वो सबसे पहले भारत पर आक्रमण कहाँ करता है, तो बाबर सबसे पहले भारत में आक्रमण करता है सिंध वाले क्षेत्र में। और सिंध वाले क्षेत्र का जो नाम था वो क्या था, बाजौर और भेरा। तो बाजौर और भेरा दोनों पर ये विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में और छोटे छोटे असफल प्रयास करता है, लेकिन वो क्या रहते हैं, इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं रहते हैं। तो पहले इतना थोड़ा सा नोट कर ले रहे हैं हम लोग, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सर पुल के युद्ध के बारे में। सर ए पुल का युद्ध। अगर आप लोगों से बात की जाए जो सर ए पुल का युद्ध है वो कब हुआ है, तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि जो सर ए पुल का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1501 ईस्वी में। अब ये 1501 ईस्वी में किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो उज्बेकों के अंतर्गत कौन थे, सैवानी खां। उज्बेकों के अंतर्गत कौन था, सैवानी खां। और दूसरी वाली साइड में कौन थे, बाबर। दूसरी वाली साइड में कौन थे, बाबर। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो इस युद्ध का जो रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट में ये डिसीजन निकलता है कि जो सैवानी खां हैं वो क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। सैवानी खां इस युद्ध में जीतते हैं और जो बाबर है उसकी इस युद्ध में क्या होती है, पराजय हो जाती है। इसके बाद में क्या है, 1504 और 6 के आसपास में ये काबुल और कांधार वाले प्रांतों पर विजय प्राप्त करता है। और फिर सहायता किससे मांगता है, इस्माइल खान से, ईरान के शासक से, और कहता है कि मुझे युद्ध करना है और समरकंद के लिए जीतना है। इसके बाद में 1511 और 13 के आसपास में ये क्या करता है, समरकंद के लिए विजय कर लेता है। अगर भारत पे आक्रमण की बात करें कि बाबर का सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब हुआ है, तो सबसे पहले अगर भारत पर आक्रमण की बात करें, बाबर की भारत पे सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो ये क्या करता है, 1519 ईस्वी में। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत होता है वहां पे दो जगह थी, एक कौन सी थी, बाजौर, और दूसरा कौन सा था, भेरा। तो बाजौर और भेरा पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है और वहां के जो छोटे छोटे शासक है उनके लिए पराजित कर देता है। इसका मतलब बाजौर और जो भेरा है वो अब किसके अधीन आ गए हैं, बाबर के अधीन आ गए हैं। तो 1519 ईस्वी में जो बाबर है वो भारत पे क्या करता है, सबसे पहले आक्रमण करता है। इसके बाद में क्या है, यही प्रोसेस चलती रहती है। अब थोड़ी हम लोग जो पीछे सल्तनत कालीन की बात करते हैं तो आप लोग के लिए और अच्छा समझ में आएगा। सल्तनत कालीन की अगर बात करें, हाँ ठीक है, अगर सल्तनत कालीन की हम लोग बात करें तो सल्तनत कालीन में अगर हम इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं, एक बार इब्राहिम लोदी की, अगर इब्राहिम लोदी की हम लोग बात करें तो आप लोगों के लिए पता होगा कि जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अंतिम शासक का मतलब जो लास्ट वाला वंश था, लोदी वंश, उसका ये क्या रहने वाला है, अंतिम शासक। अब इसके टाइम में क्या था कि इससे कई सारे लोग असंतुष्ट थे। असंतुष्ट में कौन कौन था, एक तो था पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, ठीक है, पंजाब का गवर्नर कौन था, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। पंजाब का गवर्नर कौन था, दौलत खान लोधी। उसी समय क्या था कि इब्राहिम लोदी के चाचा, अगर इब्राहिम लोदी के चाचा की बात करें तो इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे, आलम खान लोधी, आलम खान लोधी।
और अगर बात की जाए आपसे कि उस समय राजस्थान में राजा कौन थे, तो राणा सांगा। राजस्थान के राजा कौन थे, राणा सांगा। ये सारे के सारे लोग ऐसे थे जो इब्राहिम लोदी के लिए अयोग्य शासक समझते थे। ये लोग ये सोच रहे थे कि अब जो दिल्ली सल्तनत है उस पर अधिकार किसका हो जाए, मेरा हो जाए। तो इनमें सोचने वालों में कौन कौन लोग हैं, एक तो पंजाब का गवर्नर कौन है, दौलत खान लोधी। बाकी दौलत खान, इब्राहिम लोदी का जो चाचा है वो कौन है, आलम खां लोधी। और बाकी ये कौन है, राणा सांगा। अब दौलत लोदी का एक पुत्र है जिसका नाम है दिलावर खां। खान लोधी का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, दिलावर खान। तो क्या होता है कि जो दिलावर खान है और आलम खां लोधी हैं, ये क्या करते हैं, दोनों लोग मिलते हैं और बाबर के लिए एक पत्र लिखते हैं, काय का निमंत्रण देने के लिए कि बाबर के लिए कहाँ आना है, भारत में आना है। और भारत में आने के बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसके लिए तहस नहस कर देना है, और बाकी जो भी लूटना लाटना उसके बाद में क्या करना है, आपके लिए अपने देश में चले जाना है। अब इसमें इनकी जो पार्टनरशिप है वो कौन निभाते हैं, राणा सांगा। इसका मतलब ये है कि जो बाबर है उसके लिए भारत पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए 3 लोग इन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। अब उन 3 में से कौन है, एक तो पंजाब का गवर्नर कौन है, दौलत खान लोधी, जो किससे असंतुष्ट है, इब्राहिम लोदी से। इसके बाद में दूसरा कौन सा है, इसका चाचा, मतलब इसके जो रिश्तेदार हैं वो ही इससे खुश नहीं है। इसका चाचा कौन है, आलम खां लोधी। बाकी तीसरे कौन है, राजस्थान के राजा राणा सांगा। ठीक है, अब इतनी बात हो जाती है। अब होता क्या है आगे कि जो राणा सांगा हैं इनके लिए जब ये बात पता लगती है, ठीक है, पता ये लगती है कि जो बाबर है उसका तो सपना ही है भारत जीतने का, क्योंकि उसकी दादी और जो नानी है उसके लिए कहानी सुनाती हैं कि उनके कैसे वंशज चंगेज खां हो गए, या फिर कौन हो गए, तैमूर लंग हो गए, या इससे पहले की अगर बात कर लें ईरानी वाले लोग हैं, इन लोगों ने भारत के लिए क्या करा है, लूटा है। इसका मतलब भारत के पास में क्या है, बहुत सारा खजाना है। भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है। तो इसी उद्देश्य से क्या है, बाबर के लिए और एक मौका मिल जाता है भारत के लिए लूटने का। अब क्या होता है, जब राणा सांगा के लिए एक बात ये पता लग जाती है तो राणा सांगा क्या कर लेते हैं, अपने हाथों के लिए मतलब बाहर के लिए खींच लेते हैं। पहले डिसीजन ये निकलता है कि ये मान लो क्या है, दिल्ली है, समझो, जैसे ये क्या है, दिल्ली है। और बाकी अगर ये बात कर ले हम लोग, ये क्या है, आगरा। ये क्या है, आगरा है, ये हमारी क्या है, दिल्ली। तो प्लान ये बनता है कि जब बाबर कहाँ पे आएगा, दिल्ली पे आएगा। बाबर जब कहाँ पे आएगा, दिल्ली पे आएगा। बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आएगा, और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, इब्राहिम लोधी। तो उधर से जो राणा सांगा हैं वो किस पे आक्रमण कर देंगे, आगरा पे आक्रमण कर देंगे। अब जब राणा सांगा आगरा पे आक्रमण करेंगे तो क्या होगा कि जो दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी की सेना है वो कहाँ के लिए भागेगी, आगरा के लिए। तब तक क्या है, जो बाबर है वो दिल्ली पे आक्रमण कर देगा। इसका मतलब दिल्ली और आगरा दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन जब ये बात किसके लिए पता लग जाती है, राणा सांगा के लिए, कि बाबर का ये तो सपना ही है, तो जो राणा सांगा है वो अपने हाथ पीछे के लिए छोड़ खींच लेते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, मतलब आगे जो बाबर का निमंत्रण है उसमें क्या कर देते हैं, ये अपनी जो भागीदारी है इसके लिए समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, कि अब बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आएगा तो इसके साथ में केवल और केवल 2 लोग रहने वाले हैं। एक तो कौन रहने वाला है, दौलत खां लोधी, और बाकी इब्राहिम लोदी का चाचा कौन रहने वाला है, आलम खान लोधी। अब देखो आगे की कहानी हम लोग समझते हैं, आगे होता क्या है। अब आगे क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के लिए बाबर क्या करता है कि जो दिल्ली है उस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। दिल्ली पर जब आक्रमण करता है तो इधर सामने से दिल्ली वाली साइड में किसकी सेना जा रही है, इब्राहिम लोदी की सेना। बाकी उस साइड से किसकी सेना आई है, बाबर की सेना। तो इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना आमने सामने से जब चलती है तो टक्कर कैसी होती है, बराबर की होती है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया है कि 1501 ईस्वी में जो बाबर है वो क्या करता है, बाबर एक युद्ध हारता है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं सरपुल का युद्ध। उसमें बाबर ने एक तुलुगमा नीति, एक नीति सीखी जिसके लिए हम तुलुगमा नीति कह रहे हैं। जिसमें क्या था कि हमें क्या करना है, जो सामने वाली सेना उसके लिए अपने सामने से भी एक सेना देनी है, मतलब फ्रंट टू फ्रंट करना है। इसके बाद में क्या करनी है कि जब दोनों सेना आपस में आमने सामने आ जाएं तब हमें लेफ्ट और राइट से भी क्या कर लानी है, सेना लानी है। तो बाबर भी यही करता है। ठीक है, क्या करता है बाबर कि इधर से क्या है, बाबर की सेना आ रही है, इस साइड से किसकी सेना आ रही है, इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने होगी। तो बाबर अपना आता है तुलुगमा नीति, उसमें भी वो क्या करता है, अपनी सेना लेफ्ट से भी ला देता है और राइट से भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी बाबर की सेना, यहाँ से भी बाबर की सेना, यहाँ से भी बाबर की सेना। इसका मतलब इब्राहिम लोदी की सेना केवल एक और। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ओर से जो
इब्राहिम लोदी है वो क्या हो चुके हैं, घिर गए हैं। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं तुलुगमा नीति। तो इसके बाद में क्या होता है, 5-6 दिन तक ये युद्ध चलता है और इसमें जो इब्राहिम लोदी होता है वो वीरगति के लिए क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इब्राहिम लोदी एक ऐसा भागा दिल्ली सल्तनत का शासन है जो कि क्या करता है, युद्ध में वीरगति के लिए प्राप्त होता है। तो इसकी अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का फर्स्ट बैटल। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें हम लोग, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के लिए। किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश कौन सा रहने वाला था, लोधी वंश। यहाँ का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। बाकी मुगल काल में कौन आने वाला है, स्टार्टिंग में बाबर। तो ये लड़ा गया है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य, इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या रहता है कि जो इब्राहिम लोदी है वो इस युद्ध में क्या होता है, पराजित होता है और साथ में मारा जाता है। और बाबर की क्या होती है, विजय होती है। बाबर की इस युद्ध में क्या होती है, विजय होती है। और बाबर क्या करता है, इस युद्ध में कौन सी नीति का प्रयोग करता है, तुलुगमा नीति का प्रयोग करता है। बाबर इस युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग करता है। ठीक है, ये इस युद्ध की क्या होगी, बेसिक सी जानकारी। आगे बात करते हैं कि बाबर की ओर से 2 सेनापति थे जिन्होंने इस युद्ध में क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। एक का नाम क्या था, अली कुली। एक का नाम क्या था, अली कुली या फिर अली कुफी कह सकते हैं। बाकी दूसरा कौन सा था, मुस्तफा। दूसरा कौन सा था, मुस्तफा। एक क्या कर रहे थे, तोपों के लिए ऑपरेट कर रहे थे, दूसरे वाले क्या कर रहे थे, धनुर्धरों के लिए ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इसमें जो बाबर की विजय का कारण है वो क्या है, तो इतिहासकार तो यही मानते हैं कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है इसमें बाबर की जो विजय का कारण रहा है वो कौन सा रहा है, बाबर की तुलुगमा नीति। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी है, तुजुक-ए बाबरी। और ये कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में। मुगलों की जो भाषा हुआ करती थी वो फारसी भाषा हुआ करती थी उनके राज की दरबार की, लेकिन बाबर के लिए तुर्की भाषा भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। तो उसने अपनी आत्मकथा के लिए तुर्की भाषा में लिखा है, तुजुक-ए बाबरी नाम से, या फिर जिसके लिए हम लोग बाबरनामा बोलते हैं। तो उसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें मेरी जो विजय का कारण है वो क्या रहने वाला है, मेरे धनुर्धर, मतलब जो मेरे सैनिक हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित हैं। और जो धनुर्धर हैं उन लोगों ने क्या करा है कि पानीपत के प्रथम जो युद्ध है उसमें मुझे विजय दिलाई है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग एक पॉइंट और नोट करा दे रहे हैं कि बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा। तो बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है इसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है तुर्क भाषा में। इसमें यही बताया गया है कि जो बाबर की विजय का कारण है पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, ये किसका परिणाम है, उसके कुशल सैनिकों का, मतलब उसके योग्य सैनिकों का। तो ये होगी पानीपत की बात। अब दूसरा जो बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है वो कौन सा रहने वाला है, पानीपत के बाद में आने वाला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। अब देखो खानवा के युद्ध में क्या होता है, आप लोगों के लिए पता है कि जो राणा सांगा हैं वो क्या कर देते हैं, लास्ट टाइम पे बाबर का साथ छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो बाबर है वो पानीपत के युद्ध के बाद में किस पर अटैक करेगा, राणा सांगा पे। तो अब राणा सांगा भी बहुत ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने साथ में कई लोगों के लिए मिला लेते हैं। जैसे क्या है, राणा सांगा स्वयं तो राजस्थान के हैं, बाकी क्या है, मालवा के उस समय शासक हुआ करते थे मेदिनी राय। बाकी ये जो इब्राहिम लोदी है इसका चाचा कौन था, आलम खान लोदी।
इन सभी लोगों के लिए क्या करते हैं, ये लोग आपस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और ये मिलकर किससे युद्ध लड़ते हैं, बाबर से। तो बाबर के पास में क्या है, बहुत कम सेना है। बाकी ये मेदिनी राय हो गया मालवा का शासक, बाकी ये राणा सांगा तो है ही राजस्थान के शासक, बाकी आलम खान लोधी कौन है, ये उनका चाचा है इब्राहिम लोधी का। तो ये सारे लोग मिले हुए हैं, अभी किससे युद्ध लड़ रहे हैं, बाबर से। तो बाबर के लिए पता है कि इस समय मेरे पास में बहुत कम सैनिक है, तो मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मोटिवेट करना है, जिससे मेरे सैनिक क्या करें, इस युद्ध में विजयी हो सकें। तो बाबर क्या करता है, इस युद्ध में जिहाद का नारा देता है, अपने सैनिकों के लिए किसका नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। और अंततः क्या होता है, इस युद्ध में भी जो बाबर है वो क्या रहता है, विजयी रहता है और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था, जो खानवा का युद्ध है वो पानीपत के अगले ही वर्ष हो जाता है 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ है, तो मुगल की ओर से बाबर हैं, बाकी इस साइड से कौन है, राणा सांगा। और राणा सांगा का साथ कौन दे रहे हैं, मालवा का शासक मेदिनी राय और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी। रिजल्ट क्या रहता है कि ये लोग इसमें क्या हो जाता है, जो संयुक्त सेना है वो इसमें पराजित रहती है। तो अगर इसकी बात कर लें तो ये कब हुआ है, 16 मार्च 1528 ईस्वी को। किस किसके मध्य हुआ है, तो ये हुआ है स्पेशली राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के मध्य। और अगर रिजल्ट की बात करें तो इस युद्ध में जीतता कौन है, बाबर, और राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, यहीं से क्रॉस करके, कि बाबर ने सबसे पहले अपने कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो ये जिहाद का नारा कहाँ पे देते हैं, ये जिहाद का नारा देते हैं खानवा के युद्ध में। तो जिहाद का नारा, जिहाद का नारा इम्पोर्टेंट। एक बात मैं और आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है बाबर, जब ये लाहौर वाली साइड में पहुंचता है, लाहौर से आगे बढ़ के जब ये काबुल और कांधार वाली साइड में पहुंचता है अफगानिस्तान में, तो ये क्या करता है, बहुत सारा जब रुपए लूट के जाता है तो जो जनता होती है उसको बहुत सारा दान देता है। तो इसी दानशील प्रवृत्ति के कारण इसके लिए वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी उपाधि देते हैं, कलंदर की उपाधि। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि जो बाबर है इसके लिए कौन सी उपाधि दी गई है, तो बाबर के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में कौन सी उपाधि दी जाती है, कलंदर। ठीक है, कौन सी उपाधि दी जाती है, कलंदर। कलंदर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दानशील प्रवृत्ति का। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बहुत सारा धन लूटता है और लूटने के बाद में वो कहाँ बांट देता है, जाके काबुल और कांधार में। तो वहाँ के जो स्थायी निवासी होते हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए उपाधि देते हैं, और वो उपाधि इसकी कौन से रहने वाली है, कलंदर की। तो अब ये हो गया हमारा कौन सा, दूसरा वाला युद्ध, खानवा का युद्ध। अब आपके लिए, अब मैंने अभी बताया है कि खानवा के युद्ध में इनका साथ कौन दे रहे हैं, मालवा के शासक मेदिनी राय। इसका मतलब ये है कि बाबर का अब जो अगला युद्ध होने वाला है वो किसके साथ में होने वाला है, मालवा के शासक मेदिनी राय के लिए। स्पेशली अगर इसकी युद्ध की बात करें तो ये रहता है, जो मालवा है, मालवा की वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, एक चंदेरी का किला हुआ करता है। तो बाबर मेदिनी राय से कहता है कि जो चंदेरी का किला है वो तुम मेरे हवाले कर दो, ठीक है, बाकी मैं तुम्हें क्या करूँगा, बहुत छोटे छोटे किले दे सकता हूँ। लेकिन जो मेदिनी राय है वो ये बात के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। लिहाजा मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, मेदिनी राय पराजित होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये जो खानवा का युद्ध है ये कहाँ पर लड़ा गया था, तो ये खानवा जो जगह थी वो आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में ही थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये कब होता है, 29 जनवरी 1928 ईस्वी के लिए। सारे क्रम में चल रहे हैं। 26 में पानीपत का युद्ध हो रहा है, 27 में किसका हो रहा है, खानवा के युद्ध, और 28 में अब कहाँ पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में मालवा के शासक मेदिनी राय के। तो ये किस किस के मध्य होता है, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। होता क्यों है, कारण क्या था इसका,
चंदेरी का किला। लेकिन हालांकि जो कारण है वो यही रहने वाला है कि ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, राणा सांगा का साथ दे रहे हैं। फिर दूसरा जो मोटिव निकल के आता है बाबर का वो ये आता है कि उसके लिए चंदेरी का किला अपनाना है। चंदेरी का किला बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इस युद्ध में क्या होता है, बाबर विजयी रहता है और बाकी मेदिनी राय क्या होते हैं, इस युद्ध में पराजित होते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब बाबर के द्वारा अगला जो युद्ध लड़ा जाएगा वो कौन सा आएगा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। अब थोड़ी सी कहानी और सुनो कहानी। अभी क्या है, जो इब्राहिम लोदी है उसका भाई बचा हुआ है जिसका नाम क्या था, महमूद लोदी। जो महमूद लोदी है वो यही चाह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो मैं चलाऊं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत पे जो शासन रहा है वो मेरे ही वंशजों का रहा है, मतलब अफगान वंशजों का। तो अफगान वंश से कुछ लोग आते हैं जो क्या करते हैं, महमूद लोदी के लिए सपोर्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, बाबर के खिलाफ युद्ध, मतलब रणनीति करके युद्ध की क्या कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बाबर है वो अपनी सेना के लिए लेकर कहाँ भागता है, बिहार वाली साइड में। और बिहार में आपके लिए पता होगा कि जो नदी बहती है वो कौन सी वाली नदी बहती है, घाघरा नदी। तो अब क्या होगा कि जो महमूद लोदी है और अफगान वंश के और ज़्यादा जो सैनिक हैं उनके मध्य क्या होगा, घाघरा नदी के किनारे युद्ध होगा। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जब ये बिहार वाली साइड में बढ़ते हैं तो बिहार और बंगाल में उस समय बंगाल का शासक हुआ करता है जिसका नाम था नुसरत शाह। तो ये क्या करते हैं, नुसरत शाह से हेल्प लेते हैं। नुसरत शाह मतलब नुसरत खां से ये क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। वो इनकी सहायता भी करता है। लेकिन बाबर जब उसके लिए चेतावनी देता है तो वो क्या करता है, इनका साथ नहीं देता है। इसका मतलब अफगान वंश और महमूद लोदी के साथ में ये क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, जिसमें क्या होता है, बाबर पुनः विजयी होता है और इन लोगों की क्या होती है, हार हो जाती है। यह इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया है। मतलब घाघरा नदी पानी में भी लड़ा गया है सैनिकों के द्वारा, और बाकी बिहार वाला जो एरिया है हमारा स्थल है वहाँ पर भी लड़ा गया है। इसका मतलब जल और थल पे दोनों लड़ने वाला युद्ध। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये कब लड़ा जाएगा, 5 अप्रैल 1929 ईस्वी के लिए। अगर इसकी हम लोग बात करें कि ये कहाँ लड़ा गया है, तो ये लड़ा गया था महमूद लोदी, ये किसका भाई है, इब्राहिम लोदी का भाई। इसके साथ में कौन है, सारे अफगानी हैं और बाबर के मध्य। इस युद्ध में क्या होता है कि जो महमूद लोदी है वो पराजित होता है अपनी संयुक्त सेना के साथ में, और बाबर की इस युद्ध में क्या होती है, विजयी होती है। ठीक है। और क्या है कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। घाघरा नदी के किनारे मतलब भूमि पर, बाकी घाघरा नदी में कहाँ पे, पानी में लड़ा गया है। इसका मतलब जल और थल दोनों पर लड़ा गया है। आगे क्या होता है, अगले ही वर्ष 1530 ईस्वी में क्या होता है, जब बाबर की तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी इच्छा ये होती है कि उसे कहाँ जाना है, लाहौर जाना है। लेकिन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य इसका खराब हो जाता है तो लाहौर से ये पुनः कहाँ जाता है, आगरा आ जाता है। और आगरा में इसकी क्या हो जाती है, 1530 में मृत्यु हो जाती है। तो 30 दिसंबर के आसपास 1530 में इसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद में क्या है इसके लिए आगरा में ही जो एक आराम बाग बनवाया गया था बाबर के द्वारा, उसी में क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद क्या होता है, इसके जो शव है उसके लिए आराम बाग से उखाड़ा जाता है और पुनः कहाँ दफना दिया जाता है, काबुल में दफना दिया जाता है और वहीं पर इसका मकबरा बनवाया जाता है। तो अगर आगे हम बात करें इसकी मृत्यु की, बाबर की अगर डेथ की बात करें कि बाबर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, बाबर की जो मृत्यु है वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। और मृत्यु के बाद में इसके लिए क्या होता है कि कहाँ पर दफनाया जाता है, तो प्रारंभ में इसके लिए दफनाया जाता है आगरा के आराम बाग में, और उसके बाद में पुनः इसके लिए कहाँ दफना दिया जाता है, काबुल में दफना दिया जाता है। वहाँ से सबके लिए उखेड़ के काबुल में दफना दिया जाता है। और ये बात किसकी हो गई, अंत में। और वहीं पर इसका क्या बना हुआ है, मकबरा इसका बना हुआ है। बाकी मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ कि जो बाबर है उसके लिए भारत में कौन सी शैली का जनक माना जाता है, तो मोबाइयान शैली का जनक माना जाता है।
एक और माना जाता है कि एक इसका सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर बाकी। इसके द्वारा ही क्या हुआ था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो जो बाबर था, बाबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको हम लोगों ने आज की जो क्लास है उसमें अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाबर का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाबर से रिलेटेड क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके लिए मैं एक बार आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और आप लोग क्या है कि उन जो प्रश्न है उनके जवाब देने की कोशिश करना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें आप लोगों से, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासक वस्तुतः कौन थे। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है प्रश्न में कि जो मुगल शासक हुआ करते थे इनकी जाति कौन सी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों के लिए बताया था, ये तुर्कों की एक जाति थी। और तुर्कों की एक जो जाति थी वो कौन सी शाखा से थे, चगताई शाखा से। तो मुगल वंश का जो शासक बाबर है वो तुर्क जाति का था, और जाति के अंतर्गत जो इनकी शाखा हुआ करती थी वो कौन सी शाखा थी, चगताई शाखा। तो हम लोगों का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, चगताई शाखा। और ये कौन लोग थे, तुर्क लोग थे। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि मुगल वंश के शासक संस्थापक, ठीक है, बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो आप लोगों के लिए अभी क्लास में ही मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जब ये 11 वर्ष का होता है, 1483 में इसका जन्म होता है, और जब ये 11 वर्ष का होता है तो इसके पिता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इसकी दादी और जो नानी है वो इसके लिए क्या करती हैं, फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठालती हैं। तो 8 जून 1414 ईस्वी में ये क्या करेगा, फरगना की गद्दी पर बैठेगा। 8 जून 1494 ईस्वी को ये फरगना की गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो कह रहा है कि मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि जो मुगल वंश के शासक हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्यों के लिए चला रहे थे, वो मिर्जा की उपाधि धारण कर रहे थे। लेकिन जब बाबर क्या करता है 1504 और 6 के आसपास में काबुल और कांधार को जीतता है, तो ये मिर्जा की उपाधि के लिए त्यागता है। और इसके बाद में क्या करता है, जो बादशाह है उसकी उपाधि के लिए क्या करता है, धारण करता है। तो 1507 ईस्वी में, ये 1507 ईस्वी में सबसे पहले क्या करता है, बादशाह की उपाधि के लिए धारण करता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सर ए पुल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि 1501 ईस्वी में, ठीक है, बाबर और उज़्बेकों के अंतर्गत सैवानी जो खां था उसके मध्य में क्या होता है, सर ए पुल का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, जो बाबर है वो तुलुगमा नीति के कारण बहुत बुरी तरीके से परास्त होता है, क्योंकि बाबर के लिए तुलुगमा नीति का ज्ञान ही नहीं था। वो तो ये सोच रहा था कि हम इधर से सैनिक ला रहे हैं, वो लोग उधर से सैनिक आ रहे हैं, जिसके सैनिक ज़्यादा बलशाली होंगे, मतलब ज़्यादा योग्य होंगे, तो वही क्या हो जाएगा, विजय। लेकिन बाबर के लिए क्या पता था कि जो सैनिक है वो लेफ्ट से भी आ रहा है और राइट से भी आ रहा है, इसका मतलब वो तीन ओर से क्या है, घिरने वाले हैं। तो बाबर इस युद्ध में क्या होता है, पराजित होता है। लेकिन बाबर अगर ना तो ये युद्ध लड़ता और ना ही उसके लिए तुलुगमा नीति आती, तो जो बाबर के लिए कहीं ना कहीं भारत पे आक्रमण करना, भारत में जो जीतता है, तो उसका एक रीजन ये भी था, वो सरेपुल का युद्ध हारा था। और हारने से उसने एक नीति सीखी थी जिसका नाम क्या था, तुलुगमा नीति। तो इसकी अगर बात करें तो सरेपल का जो युद्ध है वो 1501 ईस्वी में बाबर और उज़्बेकों के अंतर्गत सैवानी खां के मध्य हुआ था, सैवानी खां के मध्य हुआ था। और बाबर ने सबसे पहले इसी युद्ध में तुलुगमा नीति के लिए सैवानी खां से सीखा था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि बाबर ने कौन से युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। भैया हारा सबसे पहले कब है, 1501 में। अब जब कोई बड़ा
कांड करने जाएगा बाबर, तो बड़ा कांड करने के लिए कब जाता है? जब इसके लिए भारत से निमंत्रण मिलता है। निमंत्रण कौन दे रहे हैं? तो पंजाब का गवर्नर इब्राहिम लोदी के टाइम में कौन है? दौलत खान है। बाकी इब्राहिम लोदी के चाचा कौन है? इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं वो कौन है? आलम खान लोदी हैं। ठीक है, बाकी राजस्थान का जो शासक है वो राणा सांगा है। तो ये सारे लोग मिलकर निमंत्रण देते हैं बाबर के लिए कि आओ और दिल्ली सल्तनत में जो इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा है इसके लिए अटैक करके समाप्त कर दो। तो पानीपत के प्रथम जो युद्ध होगा उसमें ही बाबर क्या करेगा? तुलुगमा नीति का प्रयोग। तो आप लोगों से अगर बात की जाए तो इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि मुगलों में किसे मुबाय्यान शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर से ही हमने आप लोगों के लिए पहले ही पॉइंट लिखा चुके हैं। जो मुबाय्यान शैली का जन्मदाता है मुगल काल में वो किसके लिए माना जाता है? मुगल काल में बाबर के लिए मुबाय्यान शैली का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? तो जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है और काबुल कांधार में लोगों के लिए बहुत सारे पैसे बांटता है, तो वहां की जो जनता है वो इसके लिए उदार नीति के कारण क्या कहती है? कलंदर की उपाधि धारण कराती है। इसका मतलब इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आपके लिए पता होगा कि 1526 में कौन सा युद्ध होता है? तो भैया 1526 में होता है पानीपत का युद्ध। इसके बाद में क्या होता है? बाबर अभियान किसके खिलाफ छेड़ेगा? राणा सांगा के खिलाफ। तो 27 में हो जाएगा खानवा के युद्ध आगरा के किनारे। अब इसका जो साथ है वो कौन दे रहे हैं? मालवा के शासक मेदिनी राय। इसका मतलब अगला जो युद्ध है वो चंदेरी के किला के लिए हो जाएगा 1528 ईस्वी में। अब कौन बचे हुए हैं? तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बचा हुआ है। इसके साथ में क्या है? जो अफगानी लोग हैं वो मिल जाते हैं। बाकी बंगाल का शासक नुसरत खां मिल जाता है। तो वो लोग घाघरा नदी के किनारे बाबर से युद्ध लड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोल देंगे घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है वो कब हो रहा है? 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाबर के किस सेनापति ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी? तो बाबर का जो एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। ऐसा माना जाता है कि इसी के द्वारा क्या करा गया था? बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो क्या रह जाएगा? मीर बाकी। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो भैया 30 दिसंबर 1530 के लिए बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में इनके लिए कहाँ दफना दिया जाता है? इन्हीं के द्वारा बनाए गए आगरा में आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है? यहाँ से इनके सबको खोड़ा जाता है और दोबारा से कहाँ? काबुल में दफना दिया जाता है और वहीं पर बाबर का क्या बनाया जाता है? मकबरा बनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 1530। स्टार्टिंग में कहाँ इनके लिए दफनाया जाता है? आराम बाग आगरा। और इसके बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? यहाँ से काबुल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मित्रों आज की जो कक्षा है मुगल वंश के अंतर्गत बाबर के बारे में, आज की जो कक्षा है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की कक्षा में जहां हम लोग हुमायूं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं।